नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं ऑनलाइन क्लास। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे या आप देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लास देते हैं। अगर आप लोग भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो आप हमसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप ये देख रहे होंगे, ये आपका गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम एक बार में 250 लोगों को क्लास दे सकते हैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टिंग है अपने किसी एक स्पेशल टॉपिक की क्लास लेना तो आप ले सकते हैं नीचे इंक्वायरी करके। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए जिसमें हम आपको जीएसटी R1 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इस ऑनलाइन सेशन में, आज हम आपके साथ बात करेंगे जीएसटी रिटर्न की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी R1 क्या होती है और उसे किस तरीके से फाइल किया जाता है। ये हमारा आज का सेशन होगा। सबसे पहले रिटर्न को करने से पहले, चाहे वो कोई सी भी रिटर्न हो, चाहे वो जीएसटी R1 हो, 3B हो, आप 9 भरें, लेकिन आपको बेसिक उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि रिटर्न कहती क्या है। अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न का मतलब होता है अ रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट दैट अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल एज पर लॉ विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। रिटर्न का मतलब होता है जो भी आप अपने सॉफ्टवेयर में काम करते हो, चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, और वही डाटा अगर आपको सरकार को देना हो, उसे हम रिटर्न कहते हैं। आप याद रखना, जो भी आप मैन्युअली काम करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, उस काम को अगर आप सरकार को देना चाहते हो जिससे सरकार ये आइडेंटिफाई कर सके कि आपने किस किस को माल बेचा, तो उसे हम रिटर्न कहते हैं। अगर हम जीएसटी में रिटर्न की बात करें तो कई सारी रिटर्नें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें जीएसटी R1 एक होती है जीएसटी R2, एक होती है जीएसटी R3, एक होती है जीएसटी R4, और ऐसे जीएसटी R11 होती है। लेकिन ये सारी रिटर्नें आपको सीखने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ रिटर्नें आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो आपको मंथली बेसिस पर यूज करनी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटी R1 हमारी सेल की होती है, जीएसटी R2 हमारी परचेज की होती है, और जीएसटी R3 भी हमारी क्या होती है, मंथली होती है, जिसके अंदर हम सरकार को अपनी सेल और परचेज की इंफॉर्मेशन देते हैं। और बाकी जो भी रिटर्न है वो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, इसलिए हम इन दो रिटर्नों पर फोकस करेंगे और एक आपके साथ जीएसटी R9 डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जीएसटी R1। सबसे पहले जीएसटी R1 की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1, जिसे हम सेल या फिर आउटवर्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं। आपकी जनरल लैंग्वेज में आप इसे सेल बोल सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए आउटवर्ड सप्लाई होती है। आउटवर्ड का मतलब सेल होती है। और जीएसटी R1 दो तरीकों से फाइल की जाती है। पहला होता है मंथली और दूसरा होता है क्वार्टरली। जीएसटी R1 मंथली कुछ लोग ही भर सकते हैं, सब नहीं भर सकते। जैसे कि अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तब मैं उस केस में अपनी जीएसटी R1 मंथली बेसिस पर भरूंगा। लेकिन ये 31 मार्च 2021 से इस रूल को चेंज कर दिया गया है और अब इसका क्राइटेरिया कर दिया गया है 5 करोड़। अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होता है, तब आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप जीएसटी R1 मंथली बेसिस पर फाइल ना करो। लेकिन अगर आप लोगों का टर्नओवर लास्ट ईयर का 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, तो उस केस में आप अपनी जीएसटी R1 मंथली बेसिस पर ही फाइल करेंगे। मंथली बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अप्रैल मंथ में कोई भी काम किया, अप्रैल मंथ का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अगर आपने कोई भी सेल करी, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको 11 मई तक सरकार को देनी है। अगर आपने अगस्त मंथ में कोई भी काम किया, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको सरकार को 11 सितंबर 2000 जो भी ईयर हो उसके अंदर देनी। मतलब मैं जिस मंथ काम करूंगा वो मंथ क्लोज होने के बाद जो भी मेरा नेक्स्ट मंथ आएगा, उस मंथ के 11 तक मुझे अपनी जीएसटी R1 भर देनी है। और अगर मैं अपनी जीएसटी R1 नहीं भरता, तो जो सामने वाली पार्टी होगी उसको आईटीसी क्लेम नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आप मंथली अपनी जीएसटी R1 भरते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी जीएसटी R1 11 या 11 से पहले फाइल कर दें। इसके बाद आता है जीएसटी R1 क्वार्टरली। अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर
5 करोड़ रुपए से बिलो है और आप चाहते हो कि मैं अपनी जीएसटी R1 मंथली बेसिस पर ना फाइल करके क्वार्टरली बेस पर फाइल करूं, तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से बिलो होना चाहिए और आप उसके बाद अपनी जीएसटी R1 को मंथली और क्वार्टरली दोनों तरीके से, दोनों में से किसी एक तरीके को ही ऑप्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे मंथली अपनी जीएसटी R1 नहीं भरनी, तो फिर आप क्वार्टरली को ऑप्ट कर सकते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 4 क्वार्टर। आप सभी को पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में टोटल मिलाकर 4 क्वार्टर होते हैं, जिसमें पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से लेकर 30 जून तक, सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर मार्च तक। मतलब अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करो, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 1 अप्रैल से लेकर अगर आप 30 जून तक कोई भी माल सेल करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको सरकार को 13 जुलाई तक देनी है। अगर आप सेकंड क्वार्टर मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक कोई भी माल बेचते हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको सरकार को 13 अक्टूबर तक देनी है। और अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कोई भी माल सेल करते हैं, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको 13 जनवरी तक देनी है। और अगर आप जनवरी फरवरी मार्च में कोई भी माल सेल करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको 13 अप्रैल तक सरकार को देनी है। देखिए जो ईयर लिखा है इसे इग्नोर कर देना। जब ये नोट्स बने थे 2018 में बने थे, तो अभी से आप 21 समझ लेना। क्लियर है मयंक जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ भैया क्लियर है शाहरुख भाई। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास आएगा जीएसटी R1 इंफॉर्मेशन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग अपने आप जीएसटी R1 भरना चाहते हैं। मैं आप सभी को बता दूं जीएसटी R1 में टोटल मिलाकर 11 टेबल होती हैं। वैसे तो अगर हम काउंटिंग से करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन अगर हम जीएसटी वालों का पोर्टल देखें तो वहां पर 13 आता है। वहां पर जो स्टार्टिंग के जो नंबर है ना 1 और 2 को उन्होंने स्किप कर रखा है, इसलिए वहां पर 13 आता है। लेकिन अगर आप वैसे ही देखोगे तो 11 टेबल होती है। क्लियर? लेकिन इन टेबल को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। सबसे पहले जीएसटी R1 भरने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप एक एक बिल की एंट्री पोर्टल पर जाओ, लॉगिन करो और एक एक एंट्री जैसे आप बीजी, टैली, मार्ग या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं, वैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर कर दें। आज के समय इस टॉपिक को कोई भी प्रेफर नहीं करता, चाहे वो कितना बड़ा भी बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो। लेकिन इसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप अप टू 500 इनवॉइस तक ही पोर्टल पर मैनुअली चढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा आप मैनुअली नहीं चढ़ा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफलाइन मेथड लेना पड़ेगा। ऑफलाइन में आपको कई तरीके से आप जीएसटी R1 भर सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की खुद की ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करके आप अपनी जीएसटी R1 भर सकते हैं। दूसरा, एक्सेल यूटिलिटी का यूज करके अपनी जीएसटी R1 भर सकते हैं। और तीसरा होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक बीजी, टैली का यूज करके भी अपनी जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं। और लास्ट होता है जीएसपी। जीएसपी का मतलब होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जीएसटी के साथ टाई अप कर रखी है और वो कहते हैं कि आप हमें अपना रिटर्न दे दो, हम आपकी रिटर्न ऑटोमेटिक भर देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे बोलते हैं जीएसपी। जीएसपी का मतलब होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। वो जीएसटी की सर्विस आपको देते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, तो कोई इसे प्रेफर नहीं करता। हर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को प्रेफर करता है। इसके बाद अगर हम नीचे आए तो जीएसटी रिटर्न दो तरीके से भरी जाती है। ये जीएसटी R1 दो तरीके की होती है। पहली होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। आपको पता होना चाहिए इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट। अगर दिल्ली की पार्टी दिल्ली माल बेचती है तो उसे बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन अगर दिल्ली की पार्टी दिल्ली से बाहर कोई माल सेल कर देती है तो उसे बोलते हैं हम इंटर स्टेट सप्लाई। ये बात याद रखना, दिल्ली की पार्टी होगी तो उसे हम बोलेंगे
इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दिल्ली से बाहर की पार्टी होगी तो उसे बोलेंगे हम इंटर स्टेट सप्लाई। इसके बाद भी हमारे पास एक पॉइंट आता है इनवॉइस वाइज और कंसोलिडेटेड वाइज। सर इनवॉइस वाइज का मतलब क्या होता है? देखो इनवॉइस वाइज का मतलब ये होता है कि आप सरकार को एक एक बिल की इंफॉर्मेशन दोगे, मतलब हर एक बिल की इंफॉर्मेशन आप सरकार को दोगे। अगर पार्टी कौन सी है? बी टू बी। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। मेरे पास भी जीएसटी नंबर है और आपके पास भी जीएसटी नंबर है, तो उसे बोलते हैं हम बी टू बी ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो इस केस में कहा है सरकार ने कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी को माल सेल कर रहे हो जो बी टू बी कैटेगरी की है, तो मुझे उसकी हर बिल की इंफॉर्मेशन आप देना। अगर आप उसे 100 रुपए का माल बेचते तो भी आप मुझे 100 रुपए की इंफॉर्मेशन देना कि आपने उसे किस डेट को, क्या वाउचर नंबर था और कितने अमाउंट का बिल इशू किया। तो याद रखना बी टू बी केस में आप सरकार को इनवॉइस वाइज सारी ट्रांजेक्शन दोगे। और उसके बाद आता है कंसोलिडेटेड। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल सेल कर रहे हो, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को कोई माल सेल करते हो तो उसे बोलते हैं हम लोग बी टू सी सप्लाई, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। और इसमें सरकार ने कहा है कि हमें इनवॉइस की डिटेल मत दो कि तुमने किस इनवॉइस पे किस पार्टी को माल बेचा, बस आप मुझे ये बता दो कि आपने टोटल इस मंथ में अनरजिस्टर्ड पार्टी को कितने का माल बेचा, तो उसे बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड। ऐसा सरकार इसलिए करती है क्योंकि सरकार जहां अपना डाटा स्टोर करती है वहां भी एक लिमिटेशंस होती है। आप हर पार्टी की इंफॉर्मेशन सरकार को देने लगोगे तो काफी ज्यादा जो पोर्टल है वो हैंग होने लगेगा, स्लो चलेगा। इसलिए सरकार कहती है कि अगर आप बी टू सी ट्रांजेक्शन में कोई भी सेल करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मत दो, बस ये बता दो कि टोटल इस मंथ में तुमने कितने लाख का माल बेचा है, तो उसे बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड। और सरकार बी टू सी के केस में हमसे कैसी इंफॉर्मेशन लेती है? कंसोलिडेटेड वे में लेती है। ऐसे ही इंट्रा स्टेट होती है और दूसरी होती है इंटर स्टेट। अगर आप दिल्ली से बाहर बी टू बी माल बेच रहे हो तब भी हम सरकार को कैसे इंफॉर्मेशन देंगे? इनवॉइस वाइज। अगर आप बी टू सी लार्ज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब भी हम इनवॉइस वाइज सरकार को डिटेल देंगे। और अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तब भी हम सरकार को इनवॉइस वाइज ही इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन अगर दिल्ली से बाहर की पार्टी और वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में भी हम सरकार को कैसे इंफॉर्मेशन देंगे? बी टू सी, मतलब कंसोलिडेटेड करके देंगे, इनवॉइस वाइज नहीं देंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक हो जाने के बाद अब हम चलते हैं अपनी जीएसटीआर इन वन की इंफॉर्मेशन पे। और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसी के बेसिस पर आप लोग अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे। अब जीएसटीआर वन में जो टेबल नंबर वन आती है इसे बोलते हैं हम बी टू बी ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। मैं भी रजिस्टर्ड, आप भी रजिस्टर्ड, तो उस केस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो सब बी टू बी इनवॉइस में जाती है। सर ये 4A 4B 4C 6B 6C, आप इन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। अगर आप इनमें ध्यान देंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप एक सिंपल सा बात अपने जहन में सेट कर लें कि बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। मैं भी रजिस्टर्ड और सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड, तो उसे हम कहते हैं बी टू बी। इसमें आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, टोटल सीजीएसटी कितना लगा, टोटल एसजीएसटी कितना लगा और टोटल आईजीएसटी कितना लगा, आपको यहाँ टाइप कर देना है। साथ साथ मैं आपको बिजी सॉफ्टवेयर पर एक एंट्री भी करके दिखाता रहता हूं कि आपको पता चले कि अगर हम ऐसी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कहां जाकर रिफ्लेक्ट करती है। तो मैंने यहाँ से बिजी 21 को ओपन कर लिया। बिजी 21 को ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक डेमो नाम की कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। ये डेमो नाम की कंपनी क्रिएट होने लगी।
इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है B2C लार्ज, इसे बोलते हैं हम लोग बिजनेस टू कस्टमर लार्ज। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। B2C लार्ज में हर कोई नहीं आ सकता। सबसे पहले B2C का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, वो होता है बिजनेस टू कस्टमर। मैं भी रजिस्टर्ड और सामने वाली पार्टी अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसे बोलते हैं B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन ये जो L लिखा है, L का मतलब होता है लार्ज, और इसके अंदर आने के लिए आपको तीन बातें माननी पड़ेंगी, और अगर आप इन तीन बातों को पूरा करते हो तब आप जाकर B2C लार्ज में आओगे, अदरवाइज आप B2C स्मॉल में चले जाओगे। सबसे पहले पार्टी क्या होनी चाहिए? अनरजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो ठीक है, पार्टी अदर स्टेट की होनी चाहिए, अदर स्टेट की होनी चाहिए, और बिल का अमाउंट इज ग्रेटर देन 2.5 लाख, और अगर बिल का अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का होता है तो उस केस में आप B2C लार्ज के अंदर आओगे। और अगर इनमें से एक भी बात आप पूरी नहीं कर पाते तो आप ऑटोमेटिक B2C स्मॉल के अंदर आ जाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सपोज मैं दिल्ली का हूं और एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हूं, तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिख दिया। इसके बाद अब जिसको मैंने सेल किया है वो पार्टी यूपी की है लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। पार्टी क्या है? अदर स्टेट की है। यस। शाहरुख भाई इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे कर दो कि दिख नहीं रहा नीचे का लिखा जो आ रहा अब दिख रहा है? है। अब ठीक है। अब ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पार्टी देखो, तीन बातें हमें पूरी करनी थी। सबसे पहले मैं रजिस्टर्ड था, जिसको मैंने माल सेल किया है वो अनरजिस्टर्ड है, अदर स्टेट का है, और अब तीसरा जो मैंने इसे माल बेचा है वो माल 1,18,000 रुपए का है। तो इसका मतलब मैंने तीसरी बात पूरी नहीं करी। और अगर आपकी तीनों बातों में से कोई भी एक बात आपकी रह जाती है तो आप ऑटोमेटिक B2C इस लार्ज की जगह स्मॉल में चले जाएंगे। क्लियर? आपको याद रखना है कि अगर आपकी तीनों में से कोई भी एक बात रह जाएगी तो आप B2C लार्ज में नहीं जाओगे, स्मॉल में आ जाओगे। लेकिन सर सपोज डेट अगर ये बिल का अमाउंट 3 लाख रुपए का होता तब तो आप ऑटोमेटिक B2C लार्ज के अंदर आ जाते। और सरकार कहती है कि अगर आप B2C लार्ज के अंदर आते हो तो मुझे आप इनवॉइस वाइज डिटेल दोगे। आप मुझे ये बताओगे कि वो पार्टी कौन से स्टेट की थी, कितना बिल नंबर था, क्या टैक्सेबल वैल्यू थी, और कितने % टैक्स लगा। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो याद रखना, अगर आप B2C लार्ज में किसी पार्टी को माल सेल करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आप इनवॉइस वाइज दोगे। यस। शाहरुख भाई एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लो कि मेरे की 5 कस्टमर हैं, हाँ उनका इनवाइस तो बन रहा है छोटा छोटा 50,000 60,000, अब वो अदर स्टेट में भी है और अनरजिस्टर्ड है, तो हाँ। अब बट टोटल अमाउंट जो 2.5 लाख से ऊपर चला जाता है, पार्टियां सारी अलग अलग है, तो कोई नहीं, अलग अलग उनके आधार में, तो हम कोई उसे B2C लार्ज में जाएंगे, B2C स्मॉल में जाएंगे? B2C स्मॉल में जाएंगे। स्मॉल में जाएंगे, ठीक है। हम एक मतलब पार्ट टोटल इनवाइस से मतलब नहीं अगर, हाँ, हाँ, हम वन पार्टी को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। वन पार्टी को कंसीडर करेंगे, ठीक है, ठीक ओके। है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है B2C स्मॉल। B2C स्मॉल सिंपल है, बिजनेस टू कस्टमर। ऐसी पार्टी जो B2C लार्ज में नहीं आती वो सब ऑटोमेटिक B2C स्मॉल में जाएंगी। लेकिन सर B2C स्मॉल में जाएंगी तो सरकार को हमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से देनी होगी? तो याद रखना, अगर आपकी पार्टी B2C स्मॉल में जाती है तो सरकार को आपको अपनी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड वे में देनी होगी, मतलब इकट्ठा करके। आपको हर बिल की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि पार्टी नंबर ए आई थी, इसने अमाउंट का माल ले गए, दैट्स इट। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको टोटल बताना है कि सर मैंने इस स्टेट में टोटल इतने लाख का माल बेचा, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन सर अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ बनता है,
अगर ऐसा होने लगा, मैं सरकार को अपने बिल की इंफॉर्मेशन ना देकर उसे कंसोलिडेटेड वे में दूंगा, तो मैं सरकार को मूर्ख बना सकता हूं। कैसे? मान लो मैंने 1 लाख का माल बेचा, 5 लाख का माल बेचा, 10 लाख का माल बेचा, लेकिन सर इसमें ना टैक्स रेट अलग था। 1 लाख वाली आइटम पे 5% टैक्स था, 5 लाख वाली आइटम पे 5 लाख वाली सेल पर 12% के हिसाब से टैक्स था, और 10 लाख की सेल पर 18% का टैक्स था। जब मुझे सरकार को अपनी टोटल सेल बतानी थी, तो मैंने सरकार को टोटल सेल 16 लाख रुपए की बताई, लेकिन जब टैक्स रेट की बात आई तो मैंने कहा सरकार वहां पर 3% वाली आइटम थी। तो मैं सरकार को इस तरीके से बता सकता हूँ। तो सरकार ने कहा नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप B2C स्मॉल में पार्टी को माल सेल करते हैं, अगर आप B2C स्मॉल में पार्टी को सेल करते हैं, तो आप हमें इंफॉर्मेशन कैसे दोगे? सबसे पहले दोगे टैक्स वाइज, या सबसे पहले दोगे स्टेट वाइज, और दूसरा आप दोगे हमें कैसे? टैक्स वाइज। तो याद रखना, B2C स्मॉल में हम सरकार को इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड वे में ही देते हैं, लेकिन 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले पार्टी क्या होनी चाहिए? पार्टी का स्टेट बताते हैं कि सर पार्टी इस स्टेट की, और दूसरा उसके बाद बताते हैं कि टैक्स वाइज। जैसे मान लो सारी सेल हमारी दिल्ली की होती, तो मैं सरकार को कैसे बताता? सबसे पहले तो मैं बताता अपना स्टेट, 07 दिल्ली, सरकार मैं दिल्ली का हूं, मैंने 1 लाख की जो सेल करी है उस पर 5% का टैक्स है, 5 लाख की सेल पर हमारा 12% का टैक्स है, और 10 लाख की सेल पर हमारा कितना? 18% का टैक्स रेट। तो मैं इस तरीके से सरकार को बताऊंगा। क्या सर बिजी में भी ऐसा ही काम होता है? बिल्कुल। आइए एक बार एंट्री को देख लेते हैं। हमारी कंपनी बन गई, यहां से कंपनी बन जाने के बाद हम डायरेक्ट सेल कर लेते हैं। हम चलते हैं ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन के बाद सेल पर, और यहां से ऐड करते हैं। हमने ऐड किया, सबसे पहले तारीख ले ली 1 अप्रैल, वाउचर नंबर जो था वो चलने दिया, और यहाँ पर मैंने 18% के हिसाब से टैक्स रेट लिया। F3 किया, और यहाँ पर एक पार्टी बनाई, और पार्टी का नाम लिख दिया मैंने KR इंटरप्राइजेस। ये मैंने पार्टी का नाम टाइप कर दिया। ग्रुप में मैंने एक सन्ड्री डेप्टर्स ले लिया, क्योंकि सेल कर रहा हूँ, और जो भी पार्टी का GST नंबर था वो सारा GST नंबर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, और उसके बाद मैंने इसको नो किया और F2 करके सेव कर दिया। इसके बाद आइटम क्या है, तो मैंने यहाँ से एक आइटम बनाई F3 करके, और आइटम का नाम लिख दिया आइटम 18%। ग्रुप में जनरल, यूनिट में पीस, टैक्स रेट में 18%, और HSN कोड। सेल प्राइस 1200, परचेज प्राइस 1100, और F2 करके सेव कर। और मैंने कहा कि मैंने 10 क्वांटिटी सेल की और टोटल माल हो गया 12,000 रुपए का। F2 करके नीचे आया, और F4 से मैंने यहाँ टैक्स लगा दिया, और अब टोटल बिल का अमाउंट हो गया 14,160 रुपए। मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, और मेरा ये बिल सेव हो गया। अब देखो, इस केस में मैं भी रजिस्टर्ड था और सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड थी, और अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसकी रिपोर्ट हम कहाँ देखेंगे? उसके लिए आपको आना होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद जाना होगा GST, GST के बाद जाना होगा GST रिटर्न, और इंटर मारेंगे तो अब आपको यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है GSTR1 न्यू फॉर्मेट। आपको यहाँ इंटर मारना है। उसके बाद अपना पीरियड सिलेक्ट करना है। अगर आप अप्रैल मंथ की बात कर रहे हो तो स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल, एंडिंग डेट 30 अप्रैल, और इंटर मार के आगे बढ़ जाओ। अगर आप अपनी रिटर्न मंथली बेस पर ना फाइल करके क्वार्टरली बेस पर फाइल करते हैं, तो उस केस में स्टार्टिंग तो 1 अप्रैल रहेगी और एंडिंग 30 जून कर दोगे, और इंटर मार के क्या कर दोगे? ओपन। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो अब आपके सामने वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। देखो, हमारी पार्टी रजिस्टर्ड थी, तो जैसे ही आप इंटर मारोगे तो यहाँ पर उस पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये स्क्रीन ना बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, बड़ी कर रहे हैं तो ऊपर जो डिस्प्ले है वो गायब हो जाती है। स्क्रॉल करें, आप स्क्रॉल करके दिखा पाओगे तभी दिखेगा। अच्छा, आप देखो, दिख रहा है अब आपको? नहीं,
मतलब मैं जूम कर रखा है, अगर छोटा कर दूंगी तो दिखेगा, लेकिन वो फिर समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। मैंने 50% हाँ हाँ आप इसे थोड़ा सा और जूम कर दीजिए, दिख रहा है। अब दिख रहा है आपको सही? अब सही दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। ठीक है। जूम कर रहे हैं ना, तो वो स्क्रॉल करके आपको ही नीचे करना, ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी, 60% कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक एंट्री उठ के आ गई B2B। कितनी? 14,160 रुपए की टोटल वैल्यू थी। टैक्सेबल वैल्यू 12,000 थी। टोटल टैक्स का अमाउंट 2,160 रुपए था। CGST SGST ऑटोमेटिक उठ के आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद एक पार्टी होती है हमारी B2C लार्ज। B2C लार्ज की अगर हम एक एंट्री करें तो सबसे पहले हम जाएंगे सेल में। सेल के बाद यहाँ से हम तारीख ले लेते हैं 2 अप्रैल। लोकल ही मान लेते हैं पार्टी को, नहीं लोकल तो नहीं हो सकती, अदर स्टेट मान लेते हैं, और यहाँ पर हम IGST 18% लेते हैं। F3 करके हम यहाँ से पार्टी बना लेते हैं। पार्टी का नाम हम यहाँ से नितिन डाल देते हैं। ग्रुप में हम सन्ड्री डेप्टर्स रख देंगे, और इसके बाद पार्टी को हम यूपी का मान लेते हैं। हमने यहाँ से यूपी उत्तर प्रदेश ले लिया। पार्टी को हमने अनरजिस्टर्ड मान लिया, और जो भी इसका पैन कार्ड नंबर था वो हमने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद मेंटेन बिलर टॉपिक को नो किया और सेव। इसके बाद हमने जो आइटम ली उसमें हमने 120 क्वांटिटी ली, या मान लो 180 क्वांटिटी ली। बिल का अमाउंट हो गया 2,16,000 रुपए का, और इंटर मार के मैं आगे गया। उसके बाद मैंने F2 से नीचे आया और अपने कीबोर्ड से F4 दबाया, और अब बिल का अमाउंट हो गया 2,54,000 रुपए। मैंने इसको सेव कर दिया। और आप ध्यान देंगे तो इसमें तीनों बातें पूरी हो गई। सबसे पहले पार्टी अनरजिस्टर्ड थी, पार्टी का बिल का अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर का था, और पार्टी अदर स्टेट की थी। और जैसे ही आप इस बिल को सेव करोगे, और सेव करने के बाद डिस्प्ले पर जाओगे, डिस्प्ले के बाद GST रिपोर्ट पर जाओगे, और GST रिपोर्ट के बाद रिटर्न पर, और यहाँ से जैसे ही आप अपनी GSTR1 को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, तो अब देखिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको किसके अंदर दिखेगी? B2C लार्ज के अंदर। और जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो अब आपको यह सारी आएगी। सबसे पहले पार्टी नितिन थी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको GSTR1 की टेबल में बताई थी वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बिजी अपने आप कर लेगा। बस एक कंडीशन है, आपको जो बताया गया उसी के हिसाब से काम करना है। क्लियर? इसके बाद आती है B2C स्मॉल। अब मैं सेल पर जाता हूं और एक पार्टी दिल्ली की है उसे ही सेल करता हूं, लेकिन इसमें आइटम में अलग अलग ले लेता हूं। तो अलग अलग आइटम लेने के लिए हम आइटम वाइज टैक्स लगाते हैं। तो हमने यहाँ से L आइटम वाइज लिया। पार्टी मैंने F3 करके बना दी, और पार्टी का नाम मैंने डाल दिया निधि। ग्रुप में मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सन्ड्री डेप्टर्स। पार्टी को दिल्ली का माना, लेकिन मैंने इसे अनरजिस्टर्ड मान के सेव कर दिया। 9 और F2 करके सेव।
ये सेफ हो गया। इसके बाद हमारी जो भी आइटम थी, मान लो पहले हमने F3 किया, एक आइटम बनाई, आइटम 5% के नाम से, ग्रुप में जनरल, यूनिट में पीस, सेल टैक्स कैटेगरी में 5% और जो भी HSN कोड था मैंने वो टाइप कर दिया। सेल प्राइस 900 रखा, परचेज प्राइस 700 रखा और F2 करके सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा यहाँ से 150 क्वांटिटी, इंटर मार के आगे बढ़ गया। इसके बाद F3 किया, यहाँ से एक आइटम बनाई, आइटम 12%, तो मैंने यहाँ से टाइप कर दी आइटम 12%, ग्रुप में जनरल, यूनिट में पीस, टैक्स कैटेगरी में 12% और HSN कोड जो था वो टाइप कर दिया। सेल प्राइस 800, परचेज प्राइस 750 और F2 करके सेव कर दिया। इसकी 60 पीस थी तो मैंने यहाँ से 60 पीस डाल दी और इंटर मार के आगे बढ़ गया। और इसके बाद मैंने यहाँ से 18% वाली आइटम ले ली, कितनी, 80 क्वांटिटी, और इंटर मार के आगे बढ़ गया। और टोटल बिल का अमाउंट हो गया 3,08,790 रुपए। और इस बिल को अब मैं क्या कर देता हूँ, सेव। और जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूंगा और इसकी अपनी रिपोर्ट देखूंगा, रिपोर्ट के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद GST रिटर्न और GST R1 को ओपन करूंगा। और जैसे ही आप ओपन करूंगा तो आप देखिए ये ऑटोमेटिक B2C स्मॉल के अंदर पहुंच जाएगी। और जैसे ही आप इस पे इंटर मारोगे तो अब आपको यहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले पार्टी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपने कौन से स्टेट में माल बेचा, कितने % टैक्स था, कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी, कितना IGST, कितना CGST और कितना SGST यहाँ पर लगा। क्लियर? तो जो मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट बन के आई है। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पुटअप कीजिए अपना। नहीं भैया, ओके चल सही है, ठीक, आ रहा है समझ। इसके बाद हमारी नेक्स्ट, पैन नंबर, अगर किसी का GST, हाँ शाहरुख भैया अगर किसी का GST नंबर नहीं है तो उसका पैन नंबर डालना जरूरी है? अगर GST नंबर नहीं है तो पैन नंबर नहीं देता तो आप उसका आधार नंबर डाल दो। आधार नंबर भी नहीं देता तो इतना मैंडेटरी वैसे तो नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अगर 50,000 से अबव वैल्यू होती है और पार्टी अदर स्टेट की होती है तो हमें उसका आधार नंबर या पैन नंबर लेना जरूरी है एज पर सेक्शन 31 के हिसाब से। ओके अगर वो ठीक नहीं है। दे रहा तो आप उसे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट टेबल आती है, टेबल नंबर 4, जो बात करती है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का मतलब होता है सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। जैसे अगर सेल वाली पार्टी है और अगर वो आपको माल रिटर्न करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। ये जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं तो समझ में आ जाता है सेल रिटर्न। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में बात करें तो इसे बोलते हैं हम लोग क्रेडिट नोट। और अगर हम परचेज की बात करें और परचेज में आपने जिससे माल खरीदा उसको माल आप रिटर्न कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हम लोग परचेज रिटर्न बोलते हैं। और इसे डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में डेबिट नोट के नाम से जाना जाता है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप यहाँ ध्यान दीजिए बिजी के अंदर कि सर यहाँ पर तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट दोनों लिखा हुआ है, लेकिन आपने तो कहा है कि सेल वाली पार्टी क्रेडिट नोट इश्यू करती है और परचेज वाली डेबिट नोट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेल वाली पार्टी भी क्रेडिट नोट इश्यू कर सकती है और सेल वाली पार्टी भी डेबिट नोट इश्यू कर सकती है। सर कौन सी सिचुएशन होती है जिन सिचुएशन में सेल वाली पार्टी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू कर सकती है? जैसे सेल वाली पार्टी अगर बिल को ओवर चार्ज बना देती है, कैसे ओवर चार्ज, मतलब बिल बनना चाहिए था 1 लाख का, बिल बना देती है 1.5 लाख का, तो उसको कम करने के लिए हम बनाते हैं क्रेडिट नोट। और अगर बिल को शॉर्ट बना देते हो, बिल बनना चाहिए था 1 लाख का, बिल बना देते हो 80,000 रुपए का, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, डेबिट नोट। तो यहां लिख दो, शॉर्ट चार्ज के केस में क्या बनता है, हमेशा डेबिट नोट बनता है। क्लियर? और ओवर चार्ज के केस में क्रेडिट नोट बनता है अगर पार्टी सेल वाली, और इसका अपोजिट होता है परचेज वाली। अगर पार्टी परचेज वाली है और अगर वो ओवर चार्ज करती है, मतलब बिल एक्स्ट्रा बनाकर दे देती है, तो उसे कम करने के लिए हम डेबिट नोट बनाते हैं।
और अगर वो शॉर्ट बनाकर बेचती है तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। अब आप लोग पूछिए इसमें कोई डाउट है तो, ये जरूरी टॉपिक है और हमेशा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट रहती है इसके अंदर। पूछिए आप लोग। अगर भैया जैसे हम किसी पार्टी को माल भेज रहे हैं यहाँ से, हाँ पार्टी ने कुछ हमारा डिस्प्यूट हो गया, पार्टी ने माल नहीं उतरवाया, वो कह रहा है कि मैं नहीं माल वापस कर, मैं नहीं माल ले रहा, हाँ और हम उसका वे बिल भी भर चुके हैं, तो वे बिल हम कैंसिल नहीं करना चाहते, उस हाँ, कंडीशन में क्या करेंगे? तो आप सिंपल से उसे क्रेडिट नोट दिखाओ। लेकिन पार्टी तो सामने, वो तो कुछ भी नहीं दिखाएगी, हाँ तो कुछ ना दिखाए तो तो उसे जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं। तो उसे नलीफाई करना है ना। जैसे अगर आपने सेल का बिल बनाया तो 1 लाख की सेल हो हाँ गई उसकी, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए हाँ क्रेडिट हो हाँ गया, आपको उससे 1 लाख रुपए लेना है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वो तो माल लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए क्या इशू कर दो, सेल रिटर्न। जब आप सेल रिटर्न इशू करोगे तो उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, और जब 1 लाख रुपए माइनस होगा तो जो उसका पहला बैलेंस होगा पुराना वाला वही उठ के आ जाएगा। और ये करना ही पड़ता, अदरवाइज नलीफाई नहीं होगा तो बैलेंस हमेशा मिसमैच रहता है। इसलिए अगर आप किसी पार्टी को माल सेल करते हो और अगर वो नहीं लेता तो उस केस में सेल रिटर्न इशू कर दो। ठीक है ठीक ठीक है। है। इसके बाद एक चीज और है, आप ध्यान देंगे बीजी में तो आपको दो चीजें मिलेंगी। सर क्या दो चीजें मिलेंगी? तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एक होता है यहाँ बीजी के अंदर सेल रिटर्न क्रेडिट नोट, और एक नीचे मिलता है क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। मतलब बीजी में आप दो तरीके से सेल रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। पहला होता है क्वांटिटी वाइज, मतलब आपने किसी को 100 पीस बेची, उसने कहा कि सर आपकी 10 पीस खराब है, तो उसने 10 पीस आपको रिटर्न कर दी, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, सेल रिटर्न, जब क्वांटिटी की बात हो। और जब क्वांटिटी की बात ना हो, खाली अमाउंट का इशू हो, तो उस केस में जो भी आप इशू करोगे वो होगा क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। आइए एक एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक पार्टी थी के आर इंटरप्राइजेज, उसको माल सेल किया, तो मैंने यहाँ पर पहली एंट्री को ओपन किया। जैसे ही मेरी पहली एंट्री ओपन हुई तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने इसे 10 पीस सेल करी थी 1200 रुपए के रेट से। बिल नंबर था 1/2021-22। अब इसने कहा सर आपकी ये दो पीसें खराब है, मुझे ये दो पीस आपकी नहीं चाहिए। मैंने कहा ओके, तो मैं डायरेक्ट कहाँ आऊंगा, सेल रिटर्न में आऊंगा। इसने मुझे माल वापसी कब किया, मैंने कहा 20 तारीख को, तो मैंने यहाँ पर 20 तारीख लिख दिया। पार्टी में टैक्स सेल टाइप में मैंने 18% लिया एल, पार्टी का नाम मैंने के आर डाला, और जैसे ही इंटर मारा तो यहाँ मेरे पास एक पॉपअप आया जिसमें मुझसे उसने पूछा ओरिजिनल सेल डिटेल। कह रहा है कि आपने जो भी इसको बिल भेजा था उसका बिल नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ टाइप किया 1/21-22, और जैसे ही इंटर मारूंगा यहाँ पर देखो उसकी वाउचर डेट उठ के आ जाएगी, सेल अमाउंट उठ के आ जाएगा, CGST SGST, और इंटर मार दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मटेरियल सेंटर, मैंने यहाँ मेन स्टोर ले लिया। आइटम कौन सी थी, मैंने कहा आइटम 18%, कितनी क्वांटिटी 2 पीस, और इंटर मार के मैं आगे आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको F4 करना है, और जैसे ही आप F4 करोगे तो यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा। इसके बाद F2 करो, और जैसे ही F2 करोगे ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर आप Alt+L दबाओ और यहाँ से उस पार्टी का नाम टाइप करोगे तो आप देख सकते हो उस पार्टी का बैलेंस कम हो गया। मैंने इसे 14,160 रुपए का माल बेचा था, इसने 2,832 रुपए का माल मुझे रिटर्न कर दिया, और टोटल अमाउंट कितना रह गया, 11,328 रुपए। और इसकी एंट्री का रिफ्लेक्शन आपको कहाँ मिल जाएगा, GSTR1 की क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अंदर। और जैसे ही आप इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे वो एंट्री आपको डिस्प्ले हो जाएगी। इंटर मारें, और जैसे ही इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। बस एक बात विशेष ध्यान रखना, क्रेडिट नोट में नोट टाइप में आपका सी आना चाहिए। सी मतलब होता है क्रेडिट नोट। क्लियर? इसके बाद अगर पार्टी
क्वांटिटी वापस नहीं करती और अमाउंट का डिस्प्यूट है, तो उस केस में अगर हमें एंट्री करनी हो तो सर हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करो मैंने 15/4 को एक पार्टी थी जो मैं F3 करके क्रिएट कर लेता हूँ। पार्टी का नाम था हरियंत एंटरप्राइजेस। ग्रुप में मैंने यहाँ पर सन्ड्री डैप्टर्स ले लिया और माना ये पार्टी दिल्ली की है। मैंने इनका जो भी जीएसटी नंबर था वो यहाँ से टाइप कर दिया। ये मेरा जीएसटी नंबर आ गया, इंटर मारा। इसके बाद मेंटेन बिल वाली टॉपिक को मैंने नो किया और F2 करके सेव कर दिया। ये मेरा सेव हो गया। इसके बाद मैंने इसे एक आइटम बेची थी 12% की 100 पीस, जिसका रेट था बेसिकली 600 रुपए का, और मैंने गलती से इसे 800 रुपए के हिसाब से सेल कर दिया। मतलब हर क्वांटिटी पर मैंने इससे 200 रुपए ज्यादा ले लिए और नीचे आकर टैक्स लगा दिया। ये मेरा टैक्स लग गया और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। अब पार्टी आती है और मुझसे कहती है कि सर आपने 100 पीस मुझे सेल करी थी और हर पीस का आपने मुझसे 200 रुपए ज्यादा लिया, इसका मतलब 20,000 रुपए आपने मुझसे ज्यादा लिए। तो इस केस के अंदर आप जाएंगे क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। आप क्या लेंगे? क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। बस आप इस पे इंटर मारेंगे। जैसे ही आप इंटर मारेंगे सबसे पहले आपको डेट बतानी है, कब? मैंने कहा 25 तारीख, तो मैंने यहाँ से 25 तारीख लिया और जैसे ही इंटर मारूंगा अब आपके पास जीएसटी नेचर आएगा और आप इस जीएसटी नेचर को ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखा है क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल। अगर आपकी सेल वाली पार्टी है और उसके साथ आपको कोई इश्यू हो गया तो उसके लिए आपको लेना है क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल। और अगर परचेज वाली पार्टी है और उसके बिहाफ से आपको कोई इशू है तो उसके लिए आप लेंगे डेबिट नोट रिसीव अगेंस्ट परचेज। क्लियर? फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर एक टॉपिक है क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल और आपको इंटर मारना है। इसके बाद जैसे इंटर मारोगे यहाँ पर सी आ जाएगा। सी का मतलब यह है कि पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करना है। तो पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करना है तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम टाइप करना है जिस पार्टी के साथ आपने ट्रांजैक्शन करी थी। सर कितने का अमाउंट था? मैं दोबारा यहाँ समझा देता हूँ। क्वांटिटी थी हमारी 100 पीस, रेट लगा दिया हमने गलती से कितना? 800 रुपए, और टोटल बिल का अमाउंट हो गया 80,000 रुपए का। इस पर हमने कितने परसेंट के हिसाब से? 18% के हिसाब से इससे चार्ज कर लिया 14,000 रुपए के हिसाब से, और बिल का अमाउंट हो गया हमारा 94,400 रुपए का। लेकिन अगर ये बिल सही बनाता तो बिल कितने अमाउंट का बनता? बिल अमाउंट बनता 600। बिल का जो अमाउंट हो जाता वो 60,000, 60 का 18% के हिसाब से कितना? 70,800 रुपए का बिल बनता, जबकि उसने बिल हमें कितने का दे दिया? 94,400 रुपए का। तो सर कितने का डिफरेंस आ गया? तो इसके अंदर जो डिफरेंस आ गया वो 23,600 का डिफरेंस आ गया। तो आपको सबसे पहले जो आपका एक्चुअल अमाउंट है वो आपको यहाँ टाइप करना है। शायद एक गलती हो गई, क्वेश्चन में जो टैक्स लिया है वो हमने 12% लिया, तो हम यहाँ पर इसको 12 कर देते हैं और यहाँ भी 12 कर देते हैं। तो अब टोटल जो हमारा डिफरेंस है वो 22,400 रुपए का है। तो जितना एक्चुअल अमाउंट का डिफरेंस है वो आपको यहाँ टाइप कर देना 22,400 और इंटर मार के आगे बढ़ जाना। इसके बाद अब आपसे पूछ रहा है आप किस चीज को डेबिट करना चाहते हो। देखिए डेबिट का मतलब आप किसको कम करना है, तो मैंने कहा सेल को कम करना है। सर आप सेल को क्यों कम कर रहे हो? अरे सेल मेरी 60,000 रुपए की हुई है ना कि 80,000 रुपए की, तो मुझे 20,000 रुपए कम करने, तो मैं यहाँ कितना डाल दूंगा? 20,000 की सेल कितने से कम कर दो? 20,000 रुपए से कम कर दो और उसके बाद इंटर मारकर जो भी आपका टैक्स है वो आप यहाँ पर टाइप कर दो। कितना आपका? मान लो 2400 है तो 1200, इंटर मारो, टैक्स अपने आप उठ के आ जाएगा और टोटल आप देखोगे तो यहाँ भी अमाउंट आ गया 22,400। और जैसे ही आप इसे सेव करोगे तो अब आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसपे लिखा होगा एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। रीजन क्या रीजन है जो आप कर रहे हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो सेल एंड परचेज रिटर्न,
करेक्शन इन पीयर्स या फिर करेक्शन इन इनवॉइस या डिफिशिएंसी इन सर्विस या पोस्ट सेल परचेज। हम बेसिकली पहला ही टॉपिक लेते हैं, कौन सा, सेल परचेज रिटर्न। यहाँ से आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर टाइप कर देना है और इंटर मारना, और जैसे ही इंटर मारोगे सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी कि डेट क्या था, HSN कोड क्या था, यूनिट क्या था, अमाउंट का डिफरेंस क्या है और कितने परसेंट टैक्स था। और लास्ट में एक नेचर आता है, नेचर में आपको रजिस्टर्ड लेना है अगर पार्टी रजिस्टर्ड, और इंटर मार के आप इसे F2 के साथ क्या कर दो, सेव। और जैसे ही आपका सेव हो जाएगा आप अपने कीबोर्ड से Alt L दबाएं, उस पार्टी का नाम टाइप करें, पार्टी का नाम था हरियंत, तो आप यहाँ से हरियंत लेकर जैसे ही F2 करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। आपने सेल की थी 89,600 रुपए की, उसने आपको क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया 22,400 रुपए का, और टोटल अमाउंट हो गया आपका 67,200 रुपए का। और अगर आप ये देखोगे एक्सेल में तो ये आपका एक्चुअल आना भी इतना ही चाहिए था, 67,200 रुपए। बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं भैया नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो टॉपिक आता है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड पार्टी। अब जो आपका फिफ्थ पॉइंट है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड पार्टी। सर इसमें कौन सी पार्टी आएगी? इसमें बस एक कैटेगरी की ही पार्टी आएगी और वो है B2C लार्ज वाली। मतलब अगर तुमने किसी पार्टी को माल सेल किया था और वो B2C लार्ज वाली कैटेगरी के अंदर की थी, तो उस केस में अगर वो पार्टी आपको कोई भी माल रिटर्न करेगी तो वो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड के अंदर जाएगी। लेकिन सर अगर सपोज करो कोई पार्टी B2C स्मॉल वाली होती, ऐसी पार्टी जो लार्ज के अंदर नहीं है, स्मॉल के अंदर, तो उस केस में तो सरकार ने स्टार्टिंग में ही कहा है कि हमें टोटल बताना कि तुमने 1 लाख का सेल किया, 20,000 का रिटर्न आ गया, नेट कितना 80, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन देना वो कितनी देना, 80,000 रुपए की देना। हमें ये मत बताना कि तुमने पहले 1 लाख का माल बेचा था फिर उसने आपको 20,000 का रिटर्न कर दिया। तो उस केस में हम जो भी सरकार को इंफॉर्मेशन देते हैं B2C स्मॉल की, वो कंसोलिडेटेड और फाइनल अमाउंट देते हैं। क्या देते हैं हम? फाइनल अमाउंट। तो याद रखना अगर आपकी B2C लार्ज वाली पार्टी है तो उस केस में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड के अंदर कवर की जाएगी, B2C स्मॉल वाली नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया मयंक जी आपको? क्लियर है भैया। इसके बाद 6 पॉइंट आता है जो बात करता है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी है, इसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब एक पार्टी एक कंट्री से दूसरी कंट्री माल सेल करती है तो हम उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बेसिकली 2 तरीके का होता है। पहला होता है, या एक्सपोर्ट का जो दूसरा नाम होता है इसे बोलते हैं हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई के नाम से जानते हैं। एक्सपोर्ट को GST के टर्म्स में जो बात की जाती है इसे बोलते हैं हम जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई 2 तरह की होती है। पहली होती है आपकी विदाउट टैक्स और दूसरी होती है विद टैक्स। पहली होती है विदाउट टैक्स और दूसरी होती है विद टैक्स। सबसे पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट जब आप करते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो सरकार कहती है कि हम एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी इंडिया ग्रो करे, हमारे पास भी बाहर की कंट्री के पैसे इंडिया में आए जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। इसलिए जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन सर अभी तो आपने कहा कि आप विदाउट टैक्स करते हो और विद टैक्स करते हो। ऐसा सरकार ने इसलिए करा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आप नए नए तरीके निकालते हो कि टैक्स की कम से कम पेमेंट करनी पड़े। तो सरकार ने कहा कि अगर तुम मुझे टैक्स देकर पेमेंट करते हो तो अगले मंथ जैसे ही आप अपनी GSTR1 भरोगे और जो भी आप मुझे टैक्स दोगे वो मैं आपको रिफंड कर दूंगा नेक्स्ट मंथ।
याद रखना, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट के अंदर आप टैक्स की पेमेंट करते हो तो आपको नेक्स्ट मंथ टैक्स सरकार क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर हम ऐसा काम ही नहीं करना चाहते, पहले सरकार को टैक्स दें और फिर सरकार से रिफंड ले, इतना लंबा हम प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो सरकार ने कहा कि अगर आपको टैक्स की पेमेंट नहीं करनी तो आप विदाउट टैक्स क्या करो, एक्सपोर्ट करो, लेकिन हमें एक डॉक्यूमेंट लाकर दे दो, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है LUT। LUT का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आप जीएसटी के पोर्टल से एक LUT बनाकर हमें दे दो या फिर आप बिल के साथ पंचिंग करके भेज दो, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो विदाउट टैक्स कर रहे हो और हम आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आप कहते हो कि सर हमें LUT नहीं दे रही सरकार, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाकर सेल करनी पड़ेगी और नेक्स्ट मंथ सरकार आपको क्या कर देगी, रिफंड दे देगी। क्लियर? अगर आपको बीजी के अंदर इसका काम करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप जाओगे सेल पर, सेल के बाद आप यहाँ से अपनी डेट डालोगे जो भी है, और डेट डालने के बाद सेल टाइप में आपको यहाँ से लेना है एक्सपोर्ट। और जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ दो टॉपिक मिलेंगे। पहला है एक्सपोर्ट टैक्सेबल, अगर आप टैक्स लगाने के साथ काम करना चाहते हैं तो आप लेंगे टैक्स एक्सपोर्ट टैक्सेबल, और अगर आप विदाउट टैक्स माल भेजना चाहते हैं तो आप लोगे एक्सपोर्ट जीरो रेटेड। अभी हमारे केस में मान लो टैक्स लग रहा है तो हम एक्सपोर्ट टैक्सेबल ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से F3 करके एक पार्टी बना लेते हैं और पार्टी का नाम लिख देते हैं ABCINC। जो बाहर की कंट्री होती है उनमें लगता है INC। इसके बाद हम यहाँ से सन्ड्री डेप्टर्स ले लेंगे, कंट्री में हम UAE ले लेंगे और पार्टी के अंदर अनरजिस्टर्ड टाइप कर देंगे। उसके बाद मेंटेन बिल वाले टॉपिक को हम नो करेंगे और F2 करके सेव कर देंगे, सेव हो गया। इसके बाद हमने माना कि 18% वाली आइटम थी और इनको हम 1000 पीस सेल कर रहे हैं, टोटल बिल का अमाउंट हो गया 12 लाख रुपए। F2 करके नीचे आया और F4 से मैंने यहाँ पर टैक्स लगा दिया और टोटल टैक्स हो गया 2,16,000 रुपए का और बिल का अमाउंट हो गया 14,16,000 रुपए। इसको मैंने सेव किया। जैसे ही आप सेव करोगे तो अब आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसपे लिखा होगा एक्सपोर्ट शिपिंग बिल डिटेल, और यहाँ पर शिपिंग बिल नंबर टाइप कर देना। तो मैं यहाँ से अपना शिपिंग बिल नंबर टाइप करता हूँ और किस पोर्ट से, एक पोर्ट होता है जहां से माल क्या होता है, डिस्पैच होता है, वो पोर्ट कोड आपको यहाँ टाइप करना होता है। मान लो हमारा पोर्ट कोड ये है तो हम यह टाइप कर देते हैं। हाँ बोलिए। ये शिपिंग बिल नंबर कहाँ से उठाया हमने? शिपिंग बिल नंबर एक साइट से बनता है तभी आपको मिलेगा, वो आगे बताऊंगा कहाँ से बनाते हैं पीछे शिपिंग नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका शिपिंग नंबर होगा आप वो टाइप कर देंगे, शिपिंग डेट जो होगी वो टाइप कर देंगे और उसके बाद जो भी आपका पोर्ट कोड होगा वो टाइप कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे उसके बाद आपकी GSTR1 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ये आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप जाएं डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद जाएं GST रिटर्न और GST रिटर्न के अंदर जाएं GSTR1। यहाँ से अपनी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लें और इंटर मार के क्या करते हैं, ओके कर दें। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको वो क्या हो जाएगी, टेबल शो हो जाएगी और उसके अंदर आपको यहाँ मिलेगा एक्सपोर्ट इनवॉइस 14,16,000, टैक्सल वैल्यू 12 लाख और टैक्स कितना, 2,16,000 रुपए। और अगर आपको रिफंड अप्लाई करना है तो भी आप बिजी के अंदर नीचे एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है रिफंड, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आपको मिल जाएगा यहाँ से रिफंड स्टेटमेंट ई रिटर्न और इसमें एंटर मारेंगे तो आपका सबसे पहला ही होता है RFD 01, तो आप ये अप्लाई कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगी, रिटर्न, आपका जो भी टैक्स की पेमेंट की होगी वो आपको रिफंड मिल जाएगा। कोई डाउट आप लोगों को इसमें? ये रिफंड अप्लाई जो करेंगे वो बीजी को फिर उसको सिंक कैसे करेंगे GST की साइट पे? बीजी को देखो स्विंग करने की जरूरत नहीं है, जब आप बीजी अप्लाई करेंगे ना तो सरकार आपको बुलाएगी आपके ऑफिस, आपको कहेगी आप डॉक्यूमेंट बताओ कि आप कौन कौन से बिल की इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हो हमसे, कि आप जो रिफंड अप्लाई कर रहे हो वो
कौन से बिल की आप मांगना चाहते हो, तो आप बीजी से वो बिल निकाल सकते हैं कि सर हम इन बिल की इंफॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं या इनका रिफंड हम आपसे मांग रहे हैं। तो आप इंटर मार के यहाँ से निकाल लो, अच्छा वो सारे आपको बिल दिख जाएंगे, आप कौन कौन से बिल की इंफॉर्मेशन सरकार से, कौन कौन से बिल का रिफंड आप सरकार से लेना चाहते हैं। ठीक है, इसका भी रिफंड के लिए ठीक है। आप अच्छा अगर दूसरा एक आपने बोला था एलयूटी। हाँ, एलयूटी होती है लेटर ऑफ ठीक है अंडरटेकिंग। लोगे एक मैं अगर आप जीएसटी की साइट वो पर ठीक है, बट क्या ये हर साल रिन्यू, हाँ हर साल रिन्यू करानी पड़ती है। ये एलयूटी लेटर जो हर साल रिन्यू होता है? हाँ हर साल रिन्यू अच्छा तो होता है। ये कैसे जनरेट होता है, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप जीएसटी की साइट पर जाएं, लॉगिन करें, हम्म, हम्म, लॉगिन करने के बाद अपना जो भी आपका जीएसटी का यूजर पासवर्ड है वो टाइप करें और उसके बाद लॉगिन कर लें। ठीक है। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाए, लॉगिन के बाद आप जाएं सर्विस टैब में जाएं, सर्विस टैब के बाद जाएं यहाँ पर यूजर ओके। में, और यूजर के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा एलयूटी। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है एलयूटी, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाएगी, फिर ठीक अप्लाई है। करना होगा। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर भाई एक चीज और थी, एक्सपोर्ट के केस में ना कई जगह, अगर आप अभी आगे कवर करने वाले हो तो वो भी बता दीजिएगा, कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे नोएडा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे वो भी सब जो वो है सब होगा, एलयूटी नंबर। वो सब होगा, तीन अच्छा कैटेगरी ठीक होती है है। इसमें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, हाँ, एक आपका एक्सपोर्ट हाँ, ओरिएंटल यूनिट होता है, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है। मैं कोशिश करूंगा सारे पॉइंट ठीक है। कवर करूं, लेकिन मैं मिक्स नहीं करना चाहता, इसलिए स्किप कर देता हूँ कि हौच पौच ओके ना हो, ओके बाद में ठीक है। दिक्कत ना हो। क्लियर? ठीक है ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, तो काफी, ऐसा ना हो कि सब ओवर हो जाए। हाँ आप अगर जैसे, करना चाहो तो कर लो, क्योंकि इतना तो हमारे को आता भी था लगभग इतना तो। तो चलो कोई नहीं, आगे कर लेते हैं, फिर आज सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं। हाँ कर। तो इसके बाद टेबल ठीक है। नंबर 7 आती है, जो बात करती है टैक्स लाइबिलिटीज या फिर एडवांस रिसीव। सर ये टैक्स लाइबिलिटीज एडवांस रिसीव क्या है? एडवांस रिसीव का मतलब होता है कि अगर पार्टी तुम्हें कोई पैसा दे के चली जाए एडवांस में, तो सरकार ने कहा कि इस एडवांस का मुझे टैक्स दे दो। सर मतलब हम समझे नहीं, मतलब कहने का सिंपल है, कोई पार्टी आती है, कहती है सर ये 1 लाख रुपए ले लो और मुझे माल नेक्स्ट मंथ डिस्पैच कर देना। तो उस केस में जो तुम्हें 1 लाख रुपए मिल रहा है, उसका तुम क्या करोगे? सरकार को टैक्स पहले ही जमा करा दोगे। आपने उसे भी माल सेल नहीं किया, आप उसका एडवांस सरकार को 1 लाख का दे दोगे। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये टॉपिक ज्यादातर कौन सा डिपार्टमेंट था, ये जो होते हैं ना फ्लैट व्लेट बनाते हैं, रियल एस्टेट जो स्ट्रक्चर होता है ना डिपार्टमेंट, उनके लिए ज्यादा यूज होता है। बेसिकली होता क्या है, वहां पर पोजीशन से पहले लोग पैसा जमा करा देते हैं। जैसे मुझे फ्लैट चाहिए अमरपाली में, तो मैं फ्लैट तो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ना अभी वो रेडी टू मूव है, बना नहीं है, तो मैंने अभी मान लो 50% पैसे दे दिए। तो सरकार ने कहा है कि जो ये आपको 50% पैसा मिला है ना, इसका टैक्स हमें अभी दे दो, बाद में आप जब इसका माल, मतलब जब ये रेडी हो जाएगा, तब आप उसे फ्लैट दे देना, और बाकी का पैसा जो भी टैक्स बनता है वो आप मुझे दे देना। लेकिन बाकी अदर दिन बिजनेस में ये यूज नहीं हो सकता। कैसे? मान लो एक पार्टी अप्रैल मंथ में मेरे पास आती है 26 तारीख को, और पार्टी कहती है कि सर मई मंथ की ना आप 5 तारीख को माल डिस्पैच कर देना, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी उससे पहले माल मत भेजना, या कोई और रीजन आपको बताए कि अभी आप माल मुझे मत देना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, पार्टी आती है, आपको अप्रैल मंथ में पैसा देती है और माल की डिलीवरी नेक्स्ट मंथ देती है, तो उसे बोलते हैं एडवांस रिसीव। ऐसा मत समझना पार्टी 10 तारीख को आती है और 15 तारीख को माल ले जाती है उसी महीने की, तो एडवांस नहीं होता। पार्टी 20 तारीख को आती है, 30 तारीख को माल ले जाती, वो भी एडवांस नहीं। एडवांस का मतलब होता है कि पार्टी आई 26 तारीख को और माल की डिस्पैच नेक्स्ट मंथ हो रही है, उसे हम एडवांस बोलते हैं। तो आप याद रखना, अगर आपको कोई एडवांस देता है तो आपको उस एडवांस को सरकार का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे सर हमारी कंपनी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एडवांस पैसा आया हुआ है, क्या सर हम उस पर सरकार को टैक्स दें? देखिए वैसे तो लॉ के हिसाब से देना चाहिए, लेकिन कोई इसे फॉलो नहीं करता, मैक्सिमम 99% ऐसा काम नहीं करते। तो बस अगर आप
ऐसे बिजनेस में जो आपका रियल एस्टेट का है उसमें आप करिएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से बीजी में से मेंटेन करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन में आना है। ट्रांजेक्शन के बाद आपको रिसीव में आना है। मान लो कोई पार्टी आती है, कहती है सर मुझे 1 लाख का माल चाहिए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। मैं यहाँ पर तारीख लूंगा 26, और 26 के बाद नीचे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एडवांस रिसीव। अब आप यहाँ से नॉट एप्लीकेबल मत लेना, अब आप यहाँ से क्या लेना, एडवांस रिसीव। और जो भी पार्टी का नाम है यहाँ से आप उस पार्टी का नाम टाइप कर दो। कितने का अमाउंट है, मैंने कहा 1 लाख रुपए का, और कैसे पैसा दे रहा है, कैश में। और जैसे ही आप इंटर मार के सेव करोगे तो अब आपके सामने यहाँ एक पॉपअप आएगा जिसमें पूछेगा आपसे एलोकेशन ऑफ एडवांस विद जीएसटी। तो आप यहाँ पर टाइप कर देना जो भी आपका रेफरेंस नंबर हो। मान लो मेरा रेफरेंस नंबर 01 है तो मैंने 01 डाल दिया। कितने का अमाउंट है, 1 लाख रुपए का। कितने परसेंट टैक्स वाली आइटम ले रहा है, मैंने कहा 18%। तो टोटल माल जो होगा वो 84,745 रुपए 76 पैसे का होगा। उस पर CGST SGST इतना लगकर टोटल 1 लाख रुपए का हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो आप यहाँ 1 लाख रुपए डाल लो इसके अंदर वो टैक्स ऑलरेडी शामिल है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आप इसे क्या कर दो, सेव कर दो। और जैसे ये सेव होगा फिर आपको GSTR1 में जाकर देखोगे तो ये आपको एडवांस रिसीव के अंदर शो हो जाएगा। आप यहाँ इंटर मारेंगे, रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा टैक्स लायबिलिटीज एडवांस रिसीव। ठीक है। अब मान लो पार्टी आती है और पार्टी कहती है सर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है या आपका माल सही नहीं है, मुझे आपसे माल नहीं खरीदना, जो आपको मैंने पैसा दिया था वो पैसा मुझे आप रिफंड कर दो, मैं आपसे माल नहीं खरीदना चाहता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो आप डायरेक्ट कहाँ जाना, पेमेंट में आना, क्योंकि अब आप उससे पैसा वापसी कर रहे हो। तो आप यहाँ पर पेमेंट लेना, तारीख टाइप करना, और GST नेचर के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसीव। ये ऑप्शन आपको लेना है। और जैसे ही आप ये ऑप्शन लेने के बाद आप यहाँ से अपनी डेट डालेंगे और इसके बाद पार्टी का नाम टाइप करेंगे और इंटर मारोगे तो वो पॉपअप रिसीव, ये ऑप्शन आपको लेना है। और जैसे ही आप ये ऑप्शन लेने के बाद आप यहाँ से अपनी डेट डालेंगे और इसके बाद पार्टी का नाम टाइप करेंगे और इंटर मारोगे तो वो पॉपअप देखिए अब आपके सामने ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। इंटर मारा, सेव किया तो वो पॉपअप उठ के आएगा, इंटर मारोगे तो वो सभी इंफॉर्मेशन आपके सामने उठ के आ जाएगी। लेकिन आप कहते हो नहीं सर पार्टी को हमें रिफंड ही नहीं करना, पार्टी को हम सेल करना चाहते हैं। तो आप जब सेल करोगे तो आप डायरेक्ट सेल में चले जाओ, यहाँ पर आप सेल में जाओ, तारीख टाइप करो, सेम मंथ मत टाइप करना, नेक्स्ट मंथ टाइप करना। यहाँ से जो भी आपका टैक्स रेट वो डाल, जैसे 18%, तो आप यहाँ से 18% ले लो, पार्टी का नाम टाइप कर दो और इंटर मार के आगे बढ़ जाओ। जो भी आइटम है वो लो, क्वांटिटी ले लो और यहाँ से जो भी उसका प्राइस था वो टाइप कर दो। और जैसे ही आप सेव करोगे तो बिल का अमाउंट अब 1 लाख रुपए का हो जाए। देखो कुछ पैसों का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो आप इसे सेव, और जैसे ही आप सेव कर दोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें चली जाएगी, ये आ जाएगी नेक्स्ट टेबल के अंदर जो बात करता है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस की। आप इसे ओपन करें और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो टेबल आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ पर आ जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। क्लियर। लेकिन सर अभी तो दिख नहीं रही, इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हमने यहाँ से दोनों मंथ एक साथ ओपन कर दिए। और अगर मैं यहाँ से खाली मई मंथ ओपन करता जिसमें हमने उस एडवांस की एडजस्टमेंट करी है तो आपको वो टेबल यहाँ पर दिखती है। ठीक है। ओके। ओके ओके भाई। इसके बाद नेक्स्ट टेबल आती है टेबल नंबर 8 जो बात करता है नील रेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन GST प्रोडक्ट। अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जो नील रेटेड है या फिर एग्जेम्प्टेड है या फिर नॉन GST है तो उनकी सेल आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील एंड एग्जेम्प्ट। देखिए नील का मतलब है जिस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा,
जो आपके नेसेसरी प्रोडक्ट हैं उन पर कभी टैक्स सरकार फ्यूचर में लगाएगी नहीं, उसे बोलते हैं नील रेटेड। और एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि अभी उसे एग्जेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन बाद में सरकार उसे फ्यूचर में क्या कर सकती है, टैक्सेबल कर सकती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग एग्जेम्प्ट। जैसे आपने प्लास्टिक बैंगल देखे होंगे, जो चूड़ी होती है प्लास्टिक की वो एग्जेम्प्ट है। आप इंडियन फ्लैग खरीदोगे वो एग्जेम्प्ट है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप खरीदोगे वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो अभी के लिए। लेकिन सरकार को कभी फ्यूचर में टैक्स की कलेक्शन ज्यादा करनी होगी तो उस केस में उस एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। नील रेटेड मतलब होता है कि जो हमेशा टैक्स फ्री रहेगा, और एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है जो अभी एग्जेम्प्ट है लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, वो टैक्सेबल हो सकते हैं। और नॉन जीएसटी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता, और फिलहाल अभी दो ही प्रोडक्ट हैं जिन पर आपका जीएसटी नहीं लगता। पहला प्रोडक्ट है अल्कोहल, मतलब अगर आप दारू खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर वैट, एक्साइज और दूसरे टैक्स लगते हैं। और अगर आप अल्कोहल के अलावा अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करो तो पेट्रोलियम सेक्टर है जिस पर अभी भी जीएसटी नहीं लगता। तो ये दो प्रोडक्ट हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। क्लियर। और इसके बाद टेबल नंबर 10 आती है जो बात करता है एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। और एचएसएन का अब बहुत ज्यादा रोल आ गया है। आप सभी को पता होगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो आपको अब अपने एचएसएन कोड 6 डिजिट्स के देने। मतलब अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ तो मुझे कितने एचएसएन कोड देने होंगे, 6 एचएसएन कोड देने होंगे। और अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो उस केस में 4 डिजिट्स मुझे एचएसएन कोड देने होंगे। एचएसएन कोड का बेसिकली मेन मोटिव होता है कि सरकार ये आइडेंटिफाई करना चाहती है कि इस क्वांटिटी की तुमने कितनी आइटम खरीदी और तुमने इस क्वांटिटी, इस एचएसएन कोड की कितनी क्वांटिटी सेल कर दी और अब तुम्हारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। क्योंकि सरकार आइटम के नाम से तो नहीं पकड़ सकती ना, क्योंकि आइटम का नाम तो कोई अपने हिसाब से रखता है। तो सरकार ने कहा कि अगर मुझे किसी का स्टॉक चेक करना है तो मैं उसके एचएसएन कोड से चेक करूंगा कि एचएसएन कोड की उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितनी क्वांटिटी सेल कर दी और उसके पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है। क्लियर। और बेसिकली एचएसएन कोड आपकी आइटम की डिस्क्रिप्शन बताता है। अगर मैं गारमेंट का काम करूंगा तो मैं गारमेंट का एचएसएन कोड डालूंगा, अगर मैं बैग मटेरियल का काम करूंगा तो मैं बैग मटेरियल का डालूंगा। क्लियर। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट टेबल आती है, टेबल नंबर आपकी बात करता है 11 जो है समरी ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक मंथ में कितने बिल इश्यू करें, और जितने बिल इश्यू करेंगे वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी अप्रैल मंथ को ओपन कर देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से अप्रैल मंथ को ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और टोटल ये बता रहा है कि आपने 3 डॉक्यूमेंट इश्यू किए, और जैसे ही आप इस पे इंटर मारोगे तीनों डॉक्यूमेंट आपको शो हो जाएंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आ रहा है इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, जो 1 से स्टार्ट है 5 तक गया, और टोटल कितने बिल हो गए, 5 बिल हो गए। और आपने कैंसिल कितने के लिए, 0। क्रेडिट नोट आपने कितना बनाया, 1 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया, टोटल आपने 1 बनाया, और ये भी क्रेडिट नोट है जो आपने विदाउट आइटम वाला लिया। तो सरकार को इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको रिसीव वाउचर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक एरर का मैसेज दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर आप इस पर इंटर मारोगे तो अब आपको जो एरर मिल रही थी वो अब एरर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपना सारा काम कर सकते हैं। जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए और आपकी ऑटोमेटिक जीएसटी-R1 की समरी बन के तैयार हो जाए तो आपका सबसे पहला काम है हर एक कैटेगरी को इंटर मार के ओपन करना, और यहाँ चेक करना क्या कोई रेड कलर का आइकन तो नहीं आ रहा। रेड कलर का आइकन ये इंडिकेट करता है कि जो तुमने एंट्री करी है ना वो गलत है या उसमें कोई मिस्टेक है, तो उस एंट्री को आपको सबसे पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश करो कि हर एक टैब को ओपन करो और उसके अंदर ये चेक करो कोई रेड कलर का आइकन तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसका रीजन पढ़ो और उस रीजन को सॉल्व करो। क्लियर। तो मैं सभी पर इंटर मार देता हूँ, जैसे ही इंटर मारूंगा तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाए, आप सारी टेबल चेक कर लो, अब इस डाटा को आपको सरकार को देना है।
सर भाई जैसे हमारी जो समरी ऑफ डॉक्यूमेंट है ना उसमें 4 डॉक्यूमेंट हमारे कैंसल्ड हैं। हाँ मैंने दूसरे सिस्टम पे अपनी भी पीसी खोल रखी है। अब मुझे वो देखना है कि वो 4 डॉक्यूमेंट कैंसिल वाले कौन से हैं। हाँ, तो तो वो कहाँ देखे जा सकते हैं? उसके लिए आपको जाना है चेकलिस्ट में। चेकलिस्ट के बाद जाना है वाउचर चेकलिस्ट। नंबरिंग में, और वाउचर नंबरिंग में नीचे मिलेगी कैंसिल वाउचर नंबर। चेकलिस्ट में क्या उसके बाद क्या बोला आपने? वाउचर वाउचर नंबरिंग नंबरिंग रिपोर्ट। में, और वाउचर नंबरिंग में सबसे नीचे होगा कैंसिल कैंसिल वाउचर। वाउचर। अच्छा ठीक है, इसमें ऑल का ऑप्शन नहीं आता, मतलब कि एक एक करके चेक करना पड़ेगा। नहीं, सिलेक्ट आप यहाँ पर वाउचर। सिंपल यहाँ पर सेव लिखो, स्टार्टिंग डेट लिखो, एंडिंग डेट लिखो, सब आ जाएंगे। सप्लाई आउटवर्ड ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप काम कर ठीक सकते है। हैं। जब आपका ये सारी टेबल चेक हो जाए, सब कुछ कंप्लीट हो जाए, अब आप इसकी क्या बना लें, जेसन फाइल बना लें। तो जेसन फाइल क्या होती है? जेसन फाइल एक जावा स्क्रिप्टेड फॉर्मेट होता है जो सरकार एक्सेप्ट करता है। जैसे हर कोई पोर्टल कुछ ना कुछ फाइल फॉर्मेट होता है, उसी के हिसाब से एक्सेप्ट करता है। वैसे ही अगर आप जीएसटी की साइट पर कोई भी अपनी रिटर्न अपलोड करना चाहते हो, तो वो जेसन फाइल के फॉर्मेट में होनी चाहिए। और अगर आपकी रिटर्न जेसन फाइल के फॉर्मेट में नहीं होगी, तो वो आपकी रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए जब आप GSTR1 पे एंटर मारोगे, तो आपके सामने एक मैसेज आएगा जेसन फाइल का। अभी मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं भी डेमो मोड यूज कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैं कल आपको यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी हम अपनी